हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 28। और आज चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। इनके कुछ क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ रेसिमिक मिक्सचर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन। तो OH आयन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ये जो नीचे दिया हुआ एल्काइल हैलाइड्स है उन पर रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं। तो इक्विमोलर मिक्सचर मतलब इक्वल मोल्स होते हैं उस मिक्सचर में, यानी डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी दोनों के मोल्स इक्वल होंगे, ऐसा मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो चूँकि ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्टेंट में, तभी तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन होती है कि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, राइटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप इसमें जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो सी है जो मैंने लिखा है यहाँ पर वो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3 C2H5 और Br और ये H, यानी चारों जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए ये कायरल सेंटर है इसमें। और ये जब रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल आयन, इट विल गिव अ इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स विच इज़ नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आयोडोब्यूटेन, जूम करके देखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर होगा। 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो सब में जो पेरेंट है वो क्या है? ब्यूटेन है, यानी ब्यूटेन का जो मोलर मास है वो कांस्टेंट हो गया। अब 1 आयोडो तो आयोडीन का जुड़ेगा, 1 ब्रोमो ब्रोमीन का जुड़ेगा, 1 क्लोरीन का जुड़ेगा। इन सब में सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका? आयोडीन का है, बिकॉज ये पीरियोडिक टेबल में हैलोजन में सबसे लास्ट में आता है। तो 1 आयोडोब्यूटेन का जो मोलर मास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो मोलर मास पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे और बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसीलिए इसका उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर तक हीट करना होगा। इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोजन एटम फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। दूसरा क्या है? हायर द surface area, higher will be intermolecular forces and higher intermolecular forces for attraction and higher is the boiling point। तो ये आप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जूम करके देखेंगे आप तो क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। विच हैज़ आयोडोफॉर्म appreciably why has iodoform appreciably एंटीसेप्टिक? आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक क्यों होता है? क्योंकि आयोडोफॉर्म जो होता है, आपको पता है आयोडोफॉर्म का फार्मूला CHI3 है। इससे फ्री आयोडीन रिलीज़ होती रहती है। आयोडीन जो का यूज़ हम टिंक्चर आयोडीन बनाने में करते हैं, यानी अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है। तो ये जो फ्री आयोडीन है, यह फ्री आयोडीन ही एंटीसेप्टिक होती है।
तो इसलिए आयोडोफॉर्म भी एंटीसेप्टिक होता है। तो आंसर लिखा है आपका, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन आयोडोफॉर्म इज एप्रिशिएबली एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन। तो रिएक्शन जो है वो एक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन है। तो ये रिएक्शन जो है वो दो प्रोडक्ट का मिक्सचर दे रही है, ए और बी का। ए जो है वो प्राइमरी 1 डिग्री आयोडो ब्यूटेन है, आयोडोप्रोपेन है, एंड जो बी है वो 2 डिग्री यानी 2 आयोडोप्रोपेन है। तो एज़ पर मार्कोनिकॉफ रूल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बी बनेगा, बिकॉज इसलिए बी जो है वो 2 आयोडोप्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हेलो एरीज आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स, एक्सप्लेन। क्यों होता है? यहाँ पर देखिए मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। तो जब ये हेलो बेंजीन होती है, इसमें क्लोरीन पर ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो बनता है स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये क्लोरीन और ये इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्थो पोजीशन पर आ गए और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बना के अपना आंसर लिखते हैं तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा जाता है। तो इस तरीके से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये कार्बन और क्लोरीन के बीच ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर होने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता। इसीलिए क्या है, हेलो एरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्कीन्स। क्यों? क्योंकि इनका ये डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इस बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आप जूम करके आंसर देख सकते हैं। और ये इसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाता है रेजोनेंस के कारण, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है और डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होता है, इसीलिए इनका रिएक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई आर एल्काइल हैलाइड्स नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। मतलब एराइल हैलाइड्स को हम फिनॉल और HCl के रिएक्शन से नहीं बना सकते जिसमें कि जिंक क्लोराइड की भी प्रेजेंस है। जिंक क्लोराइड प्लस HCl यूकास रिएजेंट है, इससे हम एलिफेटिक अल्कोहल्स तो बना रहे हैं, बट ये एराइल हैलाइड फिनॉल से हम एराइल हैलाइड नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन विच अराइजेज ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करना मुश्किल होता है। जस्ट लाइक अबव एग्जांपल, ये जो फिनॉल है, फिनॉल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें। ठीक है, ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये मैं दोबारा से लिख कर दिखा देती हूँ आपको। क्या है कि एराइल हैलाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द फिनॉल। फिनॉल देखेंगे, ये रहा फिनॉल OH,
इसकी रिएक्शन कैसे हो, ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से, तो ये Cl है वो OH को नहीं हटा पा रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, बिकॉज इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये OH हो गया यहाँ पर, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए हैं क्लोरोबेंजीन के केस में। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसका क्लीवेज डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए ये इस रिएक्शन से एराइल हैलाइड नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट है, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, दूसरा है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है, और बेयर्स रिएजेंट आप देखते हैं 1% एल्कलाइन केमनोफोर जो सोल्यूशन होता है बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। और ये तो एल्कीन जो होता है वो ब्रोमीन वाटर का येलोइश ब्राउन कलर जो है उसे डीकलराइज कर देता है, कलरलेस कर देता है। इसी तरीके से एल्कीन जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के एक्वा सॉल्यूशन या एल्कलाइन बेस रिएजेंट में एल्कलाइन सॉल्यूशन के पर्पल कलर को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। तो यहाँ पर जूम करके देखिए रिएक्शन, डबल बॉन्ड पर ये ब्रोमीन जो है वो अटैच हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है जो कलरलेस होता है। ब्रोमीन यहाँ पर देख सकते हैं आप अटैच है। इसी के तरीके से जब डबल बॉन्ड पर पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से जो नेसेंट ऑक्सीजन आती है उसके कारण ये जो डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप जुड़ जाता है, और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड बदल जाता है, और इस रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट कर रहा है तो पर्पल कलर इसका क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो ब्रोमीन वाटर को और पोटेशियम परमैंगनेट को अगर कोई एल्कीन अगर कोई कंपाउंड डीकलराइज कर रहा है तो इट मीन्स वो कंपाउंड क्या है, एक एल्कीन है, और वो ये टेस्ट हम एल्कीन को डिटेक्ट करने के लिए या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 8th क्वेश्चन, डाइफेनल्स आर पोटेंशियल थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, हाउ आर दीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो जो डाइफेनल्स होते हैं लाइक DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथीन, तो ये जो DDT है ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट होते हैं, बिकॉज ये इनकी जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यहाँ पॉइंट मैंने लिखा है आपका, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इस कारण से ये पॉइजनस हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा है फैट सॉल्युबल एबिलिटी, यानी ये फैटी एसिड में डिज़ोल्व हो जाता है और ये फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से डाइफेनल्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। और डाइफेनल का एक एग्जांपल है आपका पैराडाइश डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथीन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, DDT की फुल फॉर्म ये होती है। तो अब इन्होंने पूछा है कि 2 मेथड्स बताइए जिससे हम डाइफेनल्स बना सकें। तो डाइफेनल्स बनाने के लिए 2 मेथड हैं, एक है आपका फिटिंग रिएक्शन और दूसरा है आपका अल्मेन बाय एराइल सिंथेसिस। तो फिटिंग रिएक्शन आपको सबको पता है कि एराइल हैलाइड्स जो हैं वो सोडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये क्या होता है, NaCl निकल जाता है और डाइफेनाइल बन जाते हैं। इसी तरीके से अल्मेन रिएक्शन जो है उसमें
आयोडोबेंजीन जो है वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है, हीट कर रहे हैं हम, तो ये आयोडो प्लस आयोडाइड अलग हो जाता है Cu2I2, और ये आपका बन जाए या Cu(I2) जो भी बनेगा उस वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर। और ये क्या बन रहा है, डाइफेनिल बन जाता है। ठीक है, तो आप रिएक्शंस को इस तरीके से मेन प्रोडक्ट दिखाकर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बेटा बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं हमारे, और आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे मार्क्स से के लिए आप प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच।